प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के एक महत्वपूर्ण अंग से संबंधित है, जिसका शीर्षक है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की रचना। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सहायक अंग, समितियां। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कार्य, शक्तियां एवं संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी स्थिति के बारे में। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद और तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चार्टर के अध्याय 10 में अनुच्छेद 61 से 72 तक इस अंग के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। चार्टर के अनुच्छेद 1 में भी सामाजिक, आर्थिक व मानव कल्याण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना संघ का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। चार्टर के अनुच्छेद 61 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के संबंध सदस्यों की व्यवस्था की गई। इसमें सभी क्षेत्रों अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस परिषद के सदस्यों का चुनाव महासभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से किया जाता है। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है और इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1965 में इसकी संख्या 18 से बढ़ाकर 27 की गई और 1971 में 27 से बढ़ाकर 54 कर दी गई। तो वर्तमान समय में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य हैं और 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य जो है प्रति वर्ष रिटायर हो जाते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सत्र के बारे में, मीटिंग के बारे में अनुच्छेद 72 में व्यवस्था की गई है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठकें इसके नियमों के अनुसार होंगी। इसके बहुसंख्यक सदस्यों की प्रार्थना पर बैठक बुलाई जा सकती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सामान्यतः बैठक वर्ष में 2 बार होती है। अप्रैल महीने में न्यूयॉर्क में होती है व जुलाई महीने में जेनेवा में होती है। तो वर्ष में 2 बार इस अंग की बैठक होती है। बैठक में निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। साधारणतः इसकी बैठकों में निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, लेकिन किसी भी सदस्य को बिना मतदान के भाग लेने का अधिकार होगा अगर उस सदस्य का हित या विवाद उस बैठक से प्रभावित होता है। चार्टर में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की मतदान प्रक्रिया का भी वर्णन किया गया है। परिषद को अपने प्रक्रिया संबंधी नियम स्वयं धारण करने का अधिकार है। प्रत्येक सदस्य को केवल 1 मत देने का अधिकार है। प्रत्येक सदस्य का केवल 1 प्रतिनिधि बैठक में भाग ले सकता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अपने ही सदस्यों में से किसी एक को 1 वर्ष के लिए सभापति चुनती है। सभापति ही परिषद की अध्यक्षता करता है और निर्णयों की घोषणा करता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए कुछ सहायक अंगों एवं समितियों की भी स्थापना करती है ताकि कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। चार्टर के आर्टिकल 68 में व्यवस्था की गई है कि परिषद मानवाधिकारों को बनाए रखने व जन कल्याण के लिए आयोगों व समितियों की स्थापना कर सकती है। इसमें कई प्रकार के आयोग दिए गए, जैसे जनरल कमीशन, सामान्य आयोग है। सामान्य आयोग है, वित्त आयोग है जो वित्तीय व्यवस्थाओं की देखरेख करता है।
जनसंख्या आयोग जनसंख्या संबंधी स्थिति का अध्ययन विश्लेषण करता है। सामाजिक आयोग सामाजिक समस्याओं सामाजिक चुनौतियों का ये अध्ययन और विश्लेषण करता है। मानव अधिकार आयोग मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों चुनौतियों को अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। स्त्रियों की प्रतिष्ठा संबंधी आयोग यह स्त्रियों के मामले लैंगिक भेदभाव नारी सशक्तिकरण और स्त्रियों का जो लैंगिक डिस्क्रिमिनेशन है उसको लेकर के ये अध्ययन चिंतन करता है। मादक पदार्थ संबंधी आयोग इस आयोग का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीले पदार्थों की तस्करी नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए चिंतन एवं मनन करना है। अंतर्राष्ट्रीय वस्तु व्यापार आयोग ये आयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमोडिटी के ट्रेड के बारे में जो चुनौतियां सामने आती है उन पर अध्ययन करता है। संचार एवं परिवहन ये आयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार संबंधी और आवागमन संबंधी जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। सांख्यिकी आयोग ये आयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेटा इकट्ठा करता है सूचनाएं तथ्य का जो है संग्रह करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कुछ उप आयोग भी हैं सब कमीशन कहा जाता है। इनमें है भेदभाव निरोधक अल्पसंख्यक संरक्षण विषय उप आयोग यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माइनॉरिटी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है मानव अधिकारों का शोषण किया जाता है मानवीय गरिमा का हनन किया जाता है तो ऐसे तथ्य और सूचनाएं एकत्रित की जाती है इस आयोग द्वारा। सूचना एवं समाचार पत्र की स्वतंत्रता विषय का आयोग ये आयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों का सूचना तंत्र कितना लोकतांत्रिक है कितना स्वतंत्र है विचारों की और भाषण प्रकट करने की अपने मत को स्पष्ट करने की अभिव्यक्ति कितनी ज़्यादा स्वतंत्र है उसका अध्ययन एवं चिंतन करता है। सांख्यिकी विश्लेषण संबंधी उपायोग ये उपायोग जो है डाटा का एनालिसिस करता है चाहे वो गरीबी से रिलेटेड हो भूखमरी से हो बेरोजगारी से रिलेटेड हो मानवाधिकार के शोषण से रिलेटेड हो या महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित हो सभी प्रकार के डाटा सूचनाएं का जो है विश्लेषण इस आयोग के द्वारा किया जाता है। सामान्य आयोग के अतिरिक्त कुछ क्षेत्रीय आयोग भी है जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कार्यों को संपन्न करते हैं जैसे यूरोपियन आर्थिक आयोग एशिया और सुदूर पूर्व आयोग ये एशिया और फार ईस्ट कंट्रीज का एक आयोग है। लैटिन अमेरिकी आर्थिक आयोग ये लैटिन अमेरिकन राज्यों का आर्थिक चुनौतियों पर काबू पाने के लिए एक प्रकार का आयोग है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग ये अफ्रीकन राज्यों का आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक आयोग है। तो ये आयोग है समितियां हैं सहायक अंग है जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कार्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है। अब प्रश्न उठता है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद क्या कार्य करती है इसकी क्या शक्तियां हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक स्थिति का गहराई से अध्ययन और प्रतिवेदन करती है। यह परिषद विश्व के पिछड़े राष्ट्रों में लोगों की निम्न आर्थिक स्थिति मानव अधिकारों का हनन आर्थिक एवं सामाजिक शोषण महिला विरुद्ध अपराध सामाजिक भेदभाव भूखमरी बेरोजगारी गरीबी जन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शरणार्थी समस्याएं आवास की समस्याएं विध्वंस क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करना शुद्ध जल की व्यवस्था खाद्यान्न की समस्या इत्यादि का गहराई से अध्ययन एवं विश्लेषण करती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद राष्ट्रीय सीमाओं से पार जाकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तथ्यों एवं आंकड़ों का विश्लेषण करती है। यह परिषद सचिवालय के सहयोग से प्रतिवर्ष सांख्यिकी वर्ष पुस्तिका स्टैटिस्टिकल ईयर बुक तैयार करने में सफलतापूर्वक कार्य करती है। यानी एक वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस तरह के कार्य किए गए किस तरह का परफॉर्मेंस किया गया उसको लेकर के एक वार्षिकी जो
सांख्यिकी बुक है वो तैयार की जाती है। इसमें सारा डाटा होता है, एक वर्ष का सारी सूचनाएं होती है, वो इस अंग के द्वारा तैयार किया जाता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य है आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए अनुशंसा करना है। रिकमेंडेशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक फंक्शंस। चार्टर के अनुच्छेद 62 के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सफाई आदि से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करती है। इसकी अनुशंसा महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों तथा संबंधित विशिष्ट अभिकरणों को देगी। यानी जो परिषद है इसका सारा डाटा जो है वो महासभा को प्रदान किया जाता है और इन अनुशंसाओं के लिए सदस्य राज्यों को बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी सदस्य राज्य जो है अपना निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है। यह सदस्य राज्यों की इच्छा पर निर्भर है कि वे इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय कल्याणकारी प्रयासों की ओर कितना ध्यान देती है। अनुच्छेद 62(3) के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विषयों के संबंध में महासभा में प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप तैयार करने का अधिकार है। यह परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुला सकती है। इस परिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव कल्याण के कई तरह के अब तक के इस अंग ने सम्मेलन बुलाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदस्य राष्ट्रों के लोगों के आर्थिक सामाजिक कल्याण के लिए हमेशा इस अंग ने आगे बढ़कर के कार्य किया है। आर्थिक सामाजिक परिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य तकनीकी सहयोग का है, टेक्निकल कोऑपरेशन। यह परिषद पूरे विश्व के पिछड़े क्षेत्रों में आवश्यक उपकरण, यंत्र, मशीनें एवं औजार उपलब्ध करवाती है। यह परिषद पिछड़े क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञों को भेजकर वहां के लोगों की सहायता करती है। यह परिषद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों पर तकनीकी सहायता बोर्ड की स्थापना करती है। यह परिषद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए चुनौतीपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। इस परिषद का मुख्य लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े लोगों व क्षेत्रों के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध करना है ताकि पिछड़े हुए देशों के लोगों को भी विकसित देशों के लोगों की तरह विकास के अवसर प्राप्त हो सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्रों के लिए अंग एक तकनीकी सहायता के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद मानव अधिकारों का संरक्षण करती है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस परिषद द्वारा 1946 में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया और इस आयोग के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र, स्त्रियों की स्थिति, अल्पसंख्यकों की रक्षा, जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, भेद व भाषा के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को रोकने का प्रयास करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकीर्णता के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद विभिन्न सदस्य देशों की मानवाधिकार स्थिति का अध्ययन एवं विश्लेषण करने की अनुशंसा कर सकती है। इन निर्णयों को लागू करने की शक्ति इस परिषद में नहीं है। यह केवल अध्ययन कर सकती है, उसका विश्लेषण कर सकती है, अनुशंसा कर सकती है, लेकिन निर्णयों को लागू करने के लिए इसके पास कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि संबंधित राज्य इस संबंध में दूसरे राज्यों की आलोचना करते रहते हैं, परंतु स्वयं के क्षेत्र में घरेलू क्षेत्राधिकार का मुद्दा उठाते हैं। दुनिया का हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ह्यूमन राइट वायलेशन, मानवाधिकार जो शोषण है उसके मुद्दे उठाता है, लेकिन अपने खुद के देश के मानवाधिकार मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो किसी प्रकार का परफॉर्मेंस या जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं रहता। मानवाधिकार का शासन चाहे किसी भी सदस्य राज्य में हो रहा है, अन्य सभी सदस्यों को इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करके समाधान निकालना चाहिए। आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों परिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य है आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों में संबंध।
कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए आर्थिक और सामाजिक कार्यों में। चार्टर के अनुच्छेद 63 में व्यवस्था की गई है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद विशिष्ट अभिकरणों के क्रियाकलापों में विचार विमर्श एवं अनुशंसा द्वारा समन्वय स्थापित कर सकती है। यह परिषद विभिन्न अभिकरणों जैसे यूनिसेफ, WHO, WTO, ILO, IMF, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का न केवल सामना कर रही है बल्कि उन पर नियंत्रण के हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य क्षेत्र काफ़ी विस्तृत एवं चुनौतीपूर्ण है, फिर भी यह विशिष्ट अभिकरणों के साथ मिलकर अपने प्रतिवेदनों एवं अनुशंसाओं को फलीभूत करने का प्रयास करता है। इस परिषद के कार्यों के संबंध में फेनविक का जो अंतर्राष्ट्रीय विद्वान है उनका कहना है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद कोई नीति निर्धारक संस्था नहीं है, बल्कि यह एक विशिष्ट समिति के समान है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में व्यवहारिक कार्य करना है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है पूरी तरह से आर्थिक और सामाजिक कार्यों के बीच समन्वय करने का कार्य करती है, चाहे उसे ये कार्य अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट अभिकरणों के साथ मिलकर करना हो। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य है मौलिक स्वतंत्रता के लिए, फॉर फंडामेंटल लिबर्टी। चार्टर के आर्टिकल 62 के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक परिषद मौलिक स्वतंत्रताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी अनुशंसा कर सकती है। अगर इस परिषद को लगता है कि किसी सदस्य देश के लोगों को अपने ही देश में मौलिक स्वतंत्रताएं उपलब्ध नहीं है तो यह परिषद संबंधित देश के लोगों के मानवीय हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था का चिंतन व अनुशंसा कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। चार्टर के अनुच्छेद 62 के अनुसार सुरक्षा परिषद अपने क्षेत्राधिकार के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे सम्मेलन आयोजित करवा सकती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कार्यों का दायरा काफ़ी विस्तृत एवं अनिश्चित है। मानव के कल्याण एवं विकास को बनाए रखने एवं गतिशीलता प्रदान करने के लिए यह परिषद अपने क्षेत्राधिकार के संबंध में सदस्य राज्यों को विश्वस्त कर सकती है। इसमें उदाहरण दिया जा सकता है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने 1954 में विश्व जनगणना सम्मेलन का आयोजन करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने दायित्वों की ईमानदारी पूर्वक दायित्वों का निर्वाह किया। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते का निर्माण है। चार्टर के अनुच्छेद 57 के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक परिषद किसी अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण के साथ मानव कल्याण एवं विकास की दृष्टि से समझौता कर सकती है। ऐसे समझौते आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए महासभा द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है। परिषद विशिष्ट अभिकरण द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही की अनुशंसा और महासभा की अनुशंसाओं को समन्वित कर सकती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य है सुरक्षा परिषद को सहयोग करना है, कोऑपरेशन फॉर सिक्योरिटी काउंसिल। ये चार्टर के आर्टिकल 65 में दिया गया है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को सुरक्षा परिषद सूचना भेज सकती है। सुरक्षा परिषद को यह अधिकार है कि वह जन कल्याण की दृष्टि से आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्राधिकार एवं कार्यों के संबंध में सचेत करे। सुरक्षा परिषद की सूचना व निर्देश पर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद उसकी सहायता करती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एक प्रकार से अनुच्छेद 65 के अनुसार सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति करती है। बैठकों को बुलाने का अधिकार, राइट टू कॉल इन मीटिंग्स। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को संघ के किसी भी सदस्य को बैठकों में बुलाने का अधिकार है। हालांकि ऐसे सदस्यों को बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं है। चार्टर के अनुच्छेद 70 के अनुसार मानव कल्याण के कार्यों को संपन्न करने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को विशिष्ट अभिकरणों यूनेस्को, अंकटाड, यूनिसेफ इत्यादि इनके द्वारा स्थापित आयोगों को अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।
हालांकि ऐसे अभिकरणों एवं स्थापित आयोगों के प्रतिनिधियों को बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। तो बैठकों में बुलाने का अधिकार जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थिति काफ़ी प्रभावशाली है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह परिषद संघ का एक विचारशील घटक है। यह अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चिंतन मनन करता है, अध्ययन विश्लेषण करता है और उसकी अनुशंसा आगे फिर महासभा और सुरक्षा परिषद को भेजता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अंग मानव कल्याण एवं विकास के लिए हमेशा विचारशील रहता है। इस अंग का क्षेत्राधिकार व कार्य काफ़ी व्यापक और अनिश्चित है। वास्तव में यह अंग महासभा और सुरक्षा परिषद के सहायक के तौर पर कार्य करता है। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, जो वैश्विक सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी, शैक्षणिक, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से संबंधित तथ्यों का संग्रह करता है, उनका अध्ययन करता है, विश्लेषण करता है और उसके बाद सुधार के लिए अनुशंसा करता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एक अनावश्यक अंग है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, यह कोई उपयोगी अंग नहीं है। इसको लेकर के विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, जैसे कि निर्णायक शक्ति का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय आलोचक मानते हैं कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के पास निर्णायक शक्ति का पूरी तरह से अभाव है। यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विचार मंथन और कार्यों की केवल अनुशंसा कर सकती है, निर्णय नहीं ले सकती। राष्ट्रों पर, सदस्य राष्ट्रों पर दबाव नहीं डाल सकती। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा तैयार प्रारूप को महासभा की स्वीकृति प्रदान होना अनिवार्य है। एक प्रकार से यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव कल्याण एवं विकास में सहयोग एवं समन्वय का कार्य करती है। इसके पास कोई निर्णायक शक्ति नहीं है, इसलिए विद्वान इसकी आलोचना करते हैं। दूसरी आलोचना है कि बाध्यकारी शक्ति का अभाव। आलोचक मानते हैं कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के पास अपने प्रस्तावों को लागू करने के लिए बाध्यकारी शक्ति का अभाव है। जिस तरह से एक देश की सरकार अपने देश के लोगों पर कोई नियम कानून लागू करने के लिए लोगों को बाध्य कर सकती है, फोर्सफुली लागू कर सकती है, वैसा ये संस्था सदस्य राष्ट्रों पर नहीं कर सकती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौलिक स्वतंत्रताओं एवं मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए यह परिषद किसी विशेष सदस्य को अपने निर्णयों, नीतियों, अनुशंसाओं के पालन के लिए बाध्य नहीं कर सकती। इसके अलावा आलोचक मानते हैं कि इस अंग में राजनीतिक पक्षपात की भावना है, पॉलिटिकल बायस है। आलोचक मानते हैं कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्य राज्य राजनीतिक पक्षपात की भावना के आधार पर कार्य करते हैं। परिषद के सदस्य अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते समय राष्ट्रीय हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। इस संबंध में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विद्वान ईपी चेज का मानना है कि परिषद के विचार विनिमय राष्ट्रीय विधानमंडल की नीतियों से प्रभावित होते हैं, यानी उनमें राष्ट्रवाद से ऊपर उठने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम होती है। आलोचक मानते हैं कि इसमें स्पष्ट क्षेत्राधिकार का अभाव है। आलोचकों का मानना है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कोई स्पष्ट कार्य क्षेत्र व क्षेत्राधिकार नहीं है। इसका कार्य क्षेत्र व्यापक है, विस्तृत है, तभी यह परिषद अपने लक्ष्यों की पूर्ति में सफल नहीं हो पा रही। इस आलोचना के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विद्वान सुमन का कहना है कि इसका कार्य अनुशंसा करने और सुझाव देने तक सीमित है। आलोचक मानते हैं कि यह अंग लक्ष्यों की पूर्ति में असफल रहा है। आलोचक का विचार है कि यह परिषद मानव कल्याण एवं विकास के लक्ष्य पूरी प्राप्ति करने में असफल रहा है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आलोचक इवाट का भी मानना है कि इस अंग ने आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में समुचित भूमिका का निर्वाह नहीं किया है। यह जो है अपने एक सीमित दायरे में रहकर के ही कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय आलोचक मानते हैं कि उचित योग्यता एवं जिम्मेदारी का इस संगठन में अभाव है। आलोचक मानते हैं कि परिषद के सदस्यों में उचित योग्यता नहीं है, उनमें जिम्मेदारी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय उनके अंदर व्यक्तित्व नहीं पाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति वो पूरी तरह से संवेदनशील नहीं होते।
परिषद के सदस्य व्यवहार में राष्ट्रवाद की सीमाओं से ऊपर उठकर वैश्विक स्तर पर जन कल्याण के लिए अपनी जिम्मेदारी को क्रियान्वित नहीं करते। यानी सदस्य राष्ट्र जो है राष्ट्रवाद की सीमाओं से ऊपर उठ करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव कल्याण हेतु अपनी जिम्मेदारी के प्रति संवेदनशील नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक था संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे महत्वपूर्ण अंग, जिसे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद कहा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव कल्याण हेतु प्रेरित अग्रसित है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की रचना, कार्य, शक्तियाँ, स्थिति एवं आलोचनात्मक अध्ययन से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।